दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक मैदानी जंग से। हमें 6ठी शताब्दी का काल दिखाया जाता है, जहां ताइजोंग की सेना अंसी किले को फतेह करना चाहती है और इन सब का लीडर चीन का एम्पायर ताइजोंग है, जो कि अपने ही पड़ोसी देश कोरिया के गोगोरिया साम्राज्य पर हमला कर देता है, जो अपने समय का सबसे खतरनाक जाबाज खिलाड़ी है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया के गोगोरिया साम्राज्य का जनरल योंग इससे बिना डरे डटकर अपनी सेना के साथ इसकी तरफ बढ़ता है और इसके करीब 1.5 लाख सैनिक भी अपनी हथियार लेकर ताइजोंग की सेना पर वार करने आगे बढ़ जाते हैं। इस युद्ध में भले ही ताइजोंग इनका लीडर था, लेकिन वो दूर से ही इस युद्ध को होता हुआ देखता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे सेना दुश्मन को अच्छा सबक सिखाएगी और जीत उसी की होगी। लेकिन कोरिया सेना कुछ कम नहीं थे, इनके सैनिक भी काफी ज्यादा तादाद में थे। इसी बीच चीनी सेना अपने छुपे हुए दुश्मनों को सामने ले आती है, जो पीछे से कोरियन सेना पर हमला कर देती है, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे मुश्किल वक्त में कोरियन सेना के पास पीछे हटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसी बीच हमें एक नया किरदार दिखाया जाता है, जिसका नाम था सैमुअल। ये अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और वो अपने भाई को कंधे पर डालकर यहाँ से चला जाता है और पूरी कहानी घूमती है। ताइजोंग अपने साथियों के साथ अगले प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था और इसी दौरान उसके कुछ सिपाही एक कोरियाई लड़की को उसके सामने लेकर आते हैं, जिसको उन्होंने बंदी बना लिया था। ये लड़की भविष्य देख सकती थी। ये लड़की चीनी लोगों को गोगोरिया के प्राचीन धनुष को छूने से मना करती है, जो कि महान राजा चौमोंग का था। और ताइजोंग फिर से अपने प्लान को लेकर बातें करना शुरू कर देता है। ये कहता है कि हमें गोगोरिया साम्राज्य को अपने कब्जे में करना है। हमें गोगोरिया साम्राज्य को अपने कब्जे में करने से पहले किले को अपना बनाना होगा, क्योंकि ये किला गोगोरिया साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। और ताइजोंग बहुत अच्छे से जानता था कि गोगोरिया के जनरल और अंसी किले के कमांडर के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि अंसी किले को जीतना काफी आसान होगा और फिर उसे जीतने के बाद वो आसानी से गोगोरिया साम्राज्य तक पहुंच जाएगा। ये बात गोगोरिया के जनरल योन को भी पता चल जाती है कि ताइजोंग का अगला निशाना अंसी का किला है, लेकिन वो इसकी मदद नहीं करता, बल्कि इस किले के कमांडर को मारने का प्लान बनाता है और सैमुअल को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम कमांडर योंग को मारोगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत वफादार हो और बहुत बहादुर भी हो। और फिर उसे तलवार देता है। यह सुनकर सैमुअल भी वादा करता है कि मैं आपका ये काम जरूर करूँगा। अगले दिन सैमुअल अपने साथियों के साथ रास्ते में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गाड़ियाँ गड्ढे में फंसी हुई थी, जिन्हें निकालने में सैमुअल उन लोगों की मदद करता है और अंसी के बारे में पूछता है। इस पर एक आदमी कहता है कि मैं कमांडर योंग हूँ। योंग का साथी कहता है कि मैंने सुना है ताइजोंग ने अपने कुछ जासूस भेजे हैं, जो कि हम लोगों की भाषा बोल सकते हैं। ये सुनकर सैमुअल के सिपाही अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं और सैमुअल को ये लोग अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। योन सैमुअल से कहता है कि योंग के आदमी मुझे गद्दार मानते हैं, तो तुम मेरे ही फोर्ट्रेस गढ़ में आ गए हो। पर इस पर सैमुअल कहता है कि दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, मैं इसे चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन अंसी मेरा घर है। इतने में ही एक आदमी आता है और सैमुअल को बताता है कि तुम उस कबीले के आखिरी सदस्य बचे हो। तब सैमुअल अकेला होता है। वो अपनी तलवार निकाल कर देखने लगता है, जिससे उसे योंग को मारना था। योंग का पीछा करते हुए सैमुअल छुपकर उस घर में देखता है कि योंग गरीब से घर में एक न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लेकर उसका नाम रख रहा था। इस पर यह औरत भी उसे शुक्रिया बोलती है। ये सब देखकर सैमुअल को एहसास होता है कि योंग अपने लोगों को काफी ध्यान रखता है और लोग भी इससे खूब प्यार करते हैं। अगले दिन योंग को कुछ लोगों के साथ मिलकर रस्सी खींचते हुए दिखाया जाता है और तभी कुछ देर में सायरन बजने लगता है। और जब ये सब लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ सोल्जर होते हैं, जो कि इनकी फिराक में यहाँ आए थे ताकि अपनी मकसद में कामयाब हो सके। ये देखकर योंग कहता है कि जरूर ताइजोंग हमारे आसपास ही होगा और जल्द ही हमारे किले पर हमला होने वाला है। इसलिए योंग सबको जंग की तैयारी करने के लिए कहता है। युद्ध में उतरने से पहले योंग सैमुअल के हाथ में अपनी कटार देता है और कहता है कि तुम मेरी दाढ़ी काट दो। सैमुअल सोचता है कि योंग को मारने का इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। सैमुअल के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे देखकर योंग समझ जाता है कि सैमुअल यहाँ योन के कहने पर उसे मारने आया है। योंग सैमुअल से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसका एक और मौका मिलेगा। और ये सब जंग के लिए निकल जाते हैं। सामने से ताइजोंग सेना भी इनका मुकाबला करने के लिए आ जाती है।
है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये देखकर योंग अपने साथियों को हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग अगर किले को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। और फिर शुरू होता है जंग। दोस्तों, यहाँ चीनी सिपाही किले की दीवार तोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं। अब क्योंकि किले की दीवार काफी मजबूत थी, इसलिए ये कड़ी मेहनत के बाद भी इसे तोड़ नहीं पाते। इसलिए ये लोग इस पर हमला करते हुए किले की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इन चीनी सिपाहियों को रोकने के लिए अंसी के सिपाही तीरंदाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर चीनी सेना बड़ी सी लकड़ी की मदद से किले का लकड़ी का दरवाजा तोड़ना शुरू कर देती है और अंदर घुस जाती है। लेकिन अंदर पहुंचते ही ये चीनी सेना अंसी के सिपाहियों के छिपे हुए जाल में फंस जाती है। अंसी के लोग पहले से ही इन्हें फंसाने का जाल बिछा चुके थे, जिसमें फंसकर ताइजोंग के बहुत सारे सिपाही अपनी जान गंवा देते हैं। ताइजोंग को इस बात का पता चलता है तो अपने बचे हुए सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है और किले से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन परेशानी गुजर जाती है। इस खुशी में अंसी के सभी लोग रात में जश्न मनाते हैं। इसी रात सैमुल भी अपना वादा पूरा करने के लिए योंग के पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार योंग की गर्दन पर रख देता है और पूछता है कि तुमने गुगोरिया के जंगलों की बात क्यों नहीं मानी। इस पर योंग कहता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि अंसी के किले की रक्षा करो। अगर मैं ज्यादा सिपाही वहाँ भेज देता तो फिर किले की रक्षा कर पाना नामुमकिन हो जाता और गुगोरिया साम्राज्य के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं था। रात को फिर से खतरे का सायरन बजना शुरू हो जाता है क्योंकि ताइजोंग की सेना ने इन पर चढ़ाई कर दी थी। ये चीनी सेना उनके लिए तारों सिपा बनाती है और फिर तारों से हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर योंग अपने सिपाहियों को मिट्टी के तेल के गोले बनाने का ऑर्डर देता है, जिनसे योंग चीनी सिपाहियों के साथ साथ इनके टावर को भी जलाकर राख कर देगा। लेकिन इन सब में योन बहुत जख्मी हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए जैसे ही चीनी सैनिक इस पर हमला करते हैं, वैसे ही सैमुल बीच में आकर योंग की जान बचा लेता है। और फिर ठीक 4 दिन बाद योंग को होश आता है और जब उसे पता चलता है सैमुल जो किसी की जान लेने आया था उसी ने उसकी जान बचाई है, तो वो बड़ा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ ताइजोंग काफी गुस्से में था क्योंकि उसने बहुत सी जंग जीती थी, लेकिन इस किले पर अपना कब्जा जमाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए इसको रियल भविष्य बताने वाली लड़की को अपने पास बुलाता है और उसके जरिए योंग के पास एक मैसेज भेजता है कि वो आखिरी हमला करने से पहले चाहता है कि तुम सरेंडर कर दो। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ताइजोंग अंसी के किले के पास में एक मिट्टी का किला बना रहा था ताकि वो बराबरी में अंसी के किले पर हमला कर सके और ये काम जल्द ही शुरू भी हो जाता है। यहाँ एंट्री होती है अंसी के सेनापति की, जिसका नाम पासो था। ये कहता है कि मैं उस किले को बनने से पहले ही ताइजोंग को मार दूंगा और परमिशन लेकर रात में ही अपने सैनिक के साथ किले की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके हमला करने की खबर ताइजोंग को पहले से ही दे दी थी, इसलिए ये सब मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पासो मरने से पहले कमांडर योंग के पास चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काम चीनी लड़की का किया हुआ था, जिससे पासो के आने की खबर दे दी थी। ये लड़की कहती है कि अंसी के पास खुद को ताइजोंग के हवाले करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारा भविष्य देखकर बता सकती हूँ कि बुरा वक्त आने वाला है। यह सुनकर सैमुल उसका गला काटकर उसे मार डालता है। पासो की महबूबा और योन की बहन पासो की मौत का बदला लेने के लिए खुद ताइजोंग को मारने के लिए चल देती है। बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार इसे भी चीनी सेना मार देती है। इसके शरीर को किले में लाकर पासो के साथ ही दफना दिया जाता है। ये सब देखकर सैमुल योंग से मदद मांगने के लिए खुद गुगोरिया के पास जाने के लिए कहता है और योंग की इजाजत से गुगोरिया साम्राज्य में जाकर उसे कहता है कि योंग गद्दार नहीं है, बल्कि वो तो आज भी अंसी के किले की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़ता है। इधर योन बाहर बच्चों को मिट्टी से खेलता हुआ देखता है तो वो प्लान बनाता है कि वो बनने वाली मिट्टी के किले को गिरा देगा और इस बात को सभी लोकल लोगों के साथ शेयर भी करता है, जिस पर ये लोग कहते हैं कि इसके लिए हम किले के नीचे एक गुफा खोदेंगे ताकि किले को आसानी से गिराया जा सके। साथ ही योंग से कहता है कि जब तक हम गुफा का काम पूरा न कर लें तब तक आप भी इन्हें किला बनाने दीजिए। और कुछ दिन के बाद गुफा का काम पूरा हो जाता है और अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि जब चीनी सिपाही किले में होंगे तब वो लोग गुफा में मौजूद खम्भों में आग लगाकर उसे गिरा देंगे। लेकिन बदकिस्मती से बारिश हो जाती है और गुफा में पानी भर जाता है, इसलिए ये लकड़ी के खम्भे गीले होने की वजह से जल नहीं पाते। यह देख
देखकर लोग फैसला करते हैं कि वो इन खम्भों को कुल्हाड़ी से काट देंगे और अपने जीवन को अंशी के नाम खत्म कर देंगे। और ये लोग खम्भों को काट देते हैं और खुद मिट्टी मलबे में नीचे दबकर मर जाते हैं। और वहीं किले में चीनी सैनिक भी मारे जाते हैं और किला मिट्टी में मिल जाता है। ये मौका देखते ही योंग और उसके सैनिक चीनी सेना पर हमला बोल देते हैं। योंग कहता है कि जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे। और दिन रात ये लड़ाई होती रहती है। और इसी बीच योंग अपने एक आदमी से कहता है कि जो मेरे लिए जोमोंग का प्राचीन धनुष लेके आओ। अब प्रार्थना करते हुए इस धनुष से ताइजोंग की तरफ निशाना लगाता है और ये निशाना लगता है सीधे आँख में, जिससे ताइजोंग पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन ताइजोंग सेना लगातार आगे बढ़ती रहती है। इधर अब सैमुअल भी गोगोरिया साम्राज्य के साथ यहाँ योंग की मदद के लिए आ जाता है और ये सब मिलकर चीनी सैनिकों को घेर लेते हैं। इससे ताइजोंग के काफी सिपाही मारे जाते हैं और आखिर में ताइजोंग हार मान लेता है और एनसी के लोग जश्न मनाते हैं। इसी बीच सैमुअल और योंग को भी एक दूसरे से गले लग जाते हैं और थोड़े समय बाद ताइजोंग सही हो जाता है, लेकिन फिर उसकी मौत हो जाती है और उसी का किला और यहाँ के लोग आजादी से रहने लगते हैं और यही पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।